चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक आउट। मटेरियल में नेक्स्ट पार्ट आता है स्टॉक आउट, इन्वेंट्री स्टॉक आउट। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, देखो बहुत ध्यान से सुना इसका कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। स्टॉक आउट का मीनिंग क्या है? ठीक है, स्टॉक आउट का मतलब ये होता है कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमसे रॉ मटेरियल मांगे स्टोर से और स्टोर के पास रॉ मटेरियल ना हो, राइट, यानी मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो जाए, तो यानी स्टॉक आउट ऑफ, मतलब मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक आउट पोजीशन। यानी मटेरियल अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी इन्वेंट्री आइटम कुड नॉट बी सप्लाइड फ्रॉम स्टोर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम कहते हैं इन्वेंट्री could not be supplied, inventory could not be supplied to production department, to production department from stores due to shortage of raw material, due to shortage। ठीक है, that is called the position of stock out, position of stock out। ठीक है, स्टॉक आउट का मतलब स्टोर में रॉ मटेरियल कम पड़ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो ज्यादा मांग रहे पर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? स्टॉक आउट। ठीक है, जैसे घर है, घर में आटा होता है, मेहमान आ जाए, हम कहते हैं आटा खत्म हो गया, तो बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, मेटेरियल की उपलब्धता का ना हो। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो हो गया मीनिंग। ठीक है, ये कब होता है? वैन होता है, ध्यान देखो, जब हम डिसाइड करते हैं रीऑर्डर लेवल, है ना, तो हम क्या सोचते हैं, मतलब व्हेन वी डिसाइड आरओएल कोई थिंग, हम क्या सोचते हैं कि जो स्टॉक है बिलो आरओएल वो सफिशिएंट होगा फॉर द कंजम्पशन ड्यूरिंग द लीड टाइम, राइट? जब हम व्हेन वी डिसाइड व्हेन वी डिसाइड रीऑर्डर लेवल, जब हम रीऑर्डर लेवल डिसाइड करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, क्या सोच के हम रीऑर्डर लेवल बनाते हैं? वही थिंग, इन्वेंट्री below reorder level is sufficient, insufficient, है ना? reorder level से नीचे जो मटेरियल होगा, ठीक है, वो sufficient होगा, ठीक है, to meet the consumption, to meet the consumption during lead time। ये सोचा गया था, है ना? ठीक है, यही हमने सोचा था, बट ये सोच हमारी गलत हो जाती है। जब हमारी ये थॉट प्रोसेस गलत हो जाए तो स्टॉक आउट हो जाएगा, यानी जो मटेरियल हमारे पास आरओएल के बाद बचा हुआ है वो कम पड़ जाए कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। जब हमारा ये थॉट गलत हो जाए, व्हेन दिस थॉट बिकम रॉन्ग, जब ये थॉट मेरा गलत हो जाए, देन द पोजीशन ऑफ स्टॉक आउट, पोजीशन ऑफ स्टॉक आउट, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरे पास, ध्यान सुना, कि ये मेरे पास रॉ मटेरियल है, ये आरओएल है ना, इसके बाद मैंने मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने मटेरियल रखा हुआ है मान लो 800 यूनिट का, और ये सोच के रखा है कि जब मैं
ऑर्डर दूंगा यहाँ पर, जब तक ऑर्डर आएगा तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये 800 यूनिट दे दूंगा। बट वहां से रिक्वायरमेंट आ गई हमारी 800 से ज्यादा, इसका मतलब उनको 900 चाहिए, मेरे पास 800 है, यानी 100 मैं मटेरियल की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, यानी आउट ऑफ स्टॉक है, यानी शॉर्टेज है, यानी स्टॉक ऑफ पोजीशन, राइट। तो जब हमारा ये कम पड़ जाए, यानी कंजम्पशन, यानी ये वाला जो अवेलेबल मटेरियल है आरओआई के बाद, ठीक है, ये इट फॉल्स शॉर्ट टू मीट द कंजम्पशन ड्यूरिंग द लीड टाइम, तो हमारी स्टॉक आउट पोजीशन हो जाती है, तो हमारी क्या होती है, स्टॉक आउट पोजीशन होती है। ये खाते हम क्या सोच के बनाते हैं, रीऑर्डर लेवल क्या निकलना, हमने ये सोचा था कि सर मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे है ना, मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कि भाई अगर मैं ऑर्डर दूं, मतलब वही बात है ना कि मैं किस लेवल पर ऑर्डर दूं, इस लेवल पर ऑर्डर दूं ताकि ये जो मटेरियल बचा रहे, ठीक है, ये जो मटेरियल बचा रहे ये सफिशिएंट हो जब मैं सप्लायर को ऑर्डर दूं और वो मुझे सप्लाई करे। मान के चलते हैं कि सप्लायर पे मैक्सिमम टाइम लेगा और मेरी मशीन में ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगी, तो उससे ज्यादा तो कभी सिचुएशन नहीं आएगी, ये मान के चला करते थे, ठीक है, ध्यान से चला। या फिर हम कई बार ऐसा भी सोच लेते हैं रीऑर्डर लेवल, ये बार ऑप्टिमम है, कई बार हम सोचते हैं यार कहाँ ऐसा होता है, कब ऐसा होता है कि हम मैक्सिमम हमारी मशीनें कंज्यूम करेंगे और हमारा सप्लायर भी मैक्सिमम टाइम लेगा, कि भाई हमने कहा था ना कि हमारा सप्लायर 2 दिन लेगा कम से कम और मैक्सिमम 6 दिन लेगा, और हमारी मशीनें 100 यूनिट का कंज्यूम करेंगी और ज्यादा से ज्यादा 500 यूनिट कंज्यूम करेंगी, तो हमने कहाँ ऐसा हो कि सप्लायर भी 6 दिन लेगा, मेरी मशीनें भी 500 यूनिट कंज्यूम करेंगी, इसलिए हमने इसको एवरेज किया। नहीं ऐसा कम होता है, इतना ओवर स्टॉकिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है, तो हम इसको एवरेज पे ले आते हैं। देखिए तो हम ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं या बनाते हैं, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई बाई एवरेज रीऑर्डर, ये भी हम फॉर्मूला कभी बनाते हैं, क्यों, ये ज्यादा पार नहीं होता, ज्यादातर सप्लायर भी नॉर्मल टाइम लेता है और मेरी मशीन भी नॉर्मल कंज्यूम करती है, तो इसलिए पहले ये वाला भी फॉर्मूला बना सकते थे और बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, सुनो जरा, भाई सप्लायर ये कहता है कि मैक्सिमम मैं 6 दिन लूंगा, इससे ज्यादा कभी नहीं लूंगा, चाहे रास्ते में मेरी गाड़ी पंचर हो जाए, चाहे रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाए, चाहे मेरे वर्कर छोड़ के चले जाए, चाहे मेरे यहाँ लाइट चली जाए, मेरी मशीन खराब हो जाए, तब भी मैं 6 दिन से ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, ठीक। और हम भी देखते हैं कि हमारी मशीनें भी अधिक से अधिक 500 यूनिट कंज्यूम करेंगी, तो अगर मैंने इस वाली फॉर्मूले को लिया तो भी तो मैंने यही सोचा ना कि 500 यूनिट डेली कंज्यूम करेंगे और 6 दिन सप्लायर टाइम लेगा, तो मैं 3000 का रीऑर्डर लेवल बना लेता हूँ, मुझे कभी स्टॉक आउट कम नहीं देखना पड़ेगा। पर हो सकता है ऐसा कि कभी मेरे पास इमरजेंसी ऑर्डर आ जाए बाहर से अनएक्सपेक्टेड, उसको पूरा करने के लिए मुझे मटेरियल ज्यादा चाहिए हो, तब तो मेरा मटेरियल स्टॉक में नहीं होगा, ठीक है। घर में बात करते हैं कि घर में महीने भर का राशन रखते हैं, ठीक है, और ये सोचते करते हैं कि हम जो मेंबर हैं भाई किसी हर रोज 2 रोटी खाते हैं, चलो किसी दिन 3 भी खा लेंगे, है ना, किसी दिन 4 भी खा लेंगे मान लो, उसको भी ध्यान में रखते हुए गर्म आटा रखते हैं, फिर भी हमारा आटा आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है किसी दिन मेहमान आज ज्यादा आ जाए, तो अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर की वजह से इस अप्रोच में भी हमारा मेटेरियल आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट अप्रोच में भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर, दूसरी अप्रोच में भी, दूसरे अप्रोच में तो खैर ज्यादा चांसेस है कि हमारा मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्यों, क्योंकि हो सकता है हमने एवरेज लिया, मान लो हमने लिया कि सप्लायर 6 और 8 4 दिन में सप्लाई करेगा, हमारी मशीनें 300 यूनिट डेली कंज्यूम करेंगी, तो सर सप्लायर मान लो वो कहता है कि भाई मैंने 6 दिन कहा था ना, आपने 4 दिन की कंजम्पशन ली, रास्ते में ट्रैफिक हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, मेरे वर्कर स्ट्राइक पर चले गए, मेरी मशीनें खराब हो गई, तो मैं 6 दिन में तो कर ही दूंगा ना सप्लाई, तो आपने तो 4 दिन का रखा था, है ना, और हमने भी 300 के हिसाब से बनाया था, हमारी मशीनें खराब हो गई तो वो ज्यादा कंज्यूम करने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तो होने के चांसेस ज्यादा है आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पर केवल एक ही तरीका है, एक ही ऑप्शन लगता है कि इमरजेंसी ऑर्डर है, ठीक है। क्या बात है, फर्स्ट केस में
फर्स्ट केस जो ऑर्डर बनाए, स्टॉक आउट अकाउंट, स्टॉक आउट अकाउंट, when we receive अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर, जब हमारे पास अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आ जाए, इमरजेंसी ऑर्डर आ जाए, तो पहले वाली पे भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, दूसरे वाले में तो ज्यादा चांसेस हैं, है ना, स्टॉक आउट अकर होने के। क्या कि ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, इन सप्लायर कह रहे हैं कि मेरी मशीनें खराब हो गई, तो भैया थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने एवरेज बना दिया तो मैं मैक्सिमम में तो सप्लाई कर ही दूंगा नहीं, उसकी लेबर स्ट्राइक पे चली गई, या लेबर उसकी शॉर्टेज हो गई नहीं, या उसका रास्ते में ट्रैफिक हो गया, कुछ भी कारण हो सकते हैं, गाड़ी का पंचर हो गया, बट एवर रीजन में स्टॉक आउट की कई कारण से सेकंड बार। और बात क्या है कि दोनों में कोई भी अप्रोच ले लो, स्टॉक आउट तो हो सकता है। ठीक, अब आती है बात स्टॉक आउट की, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और कैसे बचा जा सकता है, राइट। चलिए अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे स्टॉक आउट, ये परिणाम क्या क्या होंगे, है ना। अगर हमारे पास स्टॉक आउट पोजीशन होती है, सबसे पहले क्या परिणाम हो सकता है हमारे पास, जिस तरह मटेरियल नहीं है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड बढ़ गई, मेटल के ना होने से हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, हमारा प्रोडक्शन स्टॉपेज हो जाएगा, प्रोडक्शन स्टॉप, ठीक है। और इससे क्या होगा, सेल रुक जाएगी हमारी, सेल रिड्यूस हो जाएगी, सेल रिड्यूस होने से क्या होगा, प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कस्टमर हमारे लूज होंगे, है ना। कस्टमर लूज होने से क्या होता है, एक कस्टमर लूज होता है तो भाई 10 कस्टमर लूज होते हैं, ठीक है। मार्केट में रेपुटेशन कम होगी, मार्केट का शेयर मेरा कम हो जाएगा, आम जनता ये कहेगी इनके पास तो ये तो कभी डिमांड पूरी कर ही नहीं पाते, ठीक है, ये एक परसेप्शन बनता चला जाएगा। मटेरियल ना होने की वजह से जब तक आएगा नहीं, हमारे लेबर खाली बैठे रहेंगे, लेबर का आइडल टाइम बढ़ेगा, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये सारे हमारे लॉसेज हैं, ये सारे हमारे लॉसेज। और मटेरियल के ना होने की वजह से गुड्स नहीं बनेगा, गुड्स नहीं बनेगा तो बिकेगा नहीं, कस्टमर लूज होगा। तो सर एक बात बताओ, कस्टमर लूज होगा तो उस पर प्रॉफिट फॉरगॉन होगा, तो जरूरी नहीं है कि केवल वही यूनिट ना बेच पाने से प्रॉफिट का लॉस होगा। कई बार ऐसा हो सकता है आप ब्रेड बेच रहे हो, मान लो कस्टमर आया, ब्रेड नहीं है तो वो एग भी नहीं खरीदेगा, यानी अगर कस्टमर लूज हो रहा है तो वो सामान तो बिक नहीं रहा, पर हो सकता है वो कस्टमर कोई और सामान खरीदता वो भी नहीं बिक रहा, है ना, तो उसको बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉक आउट कॉस्ट, यानी लॉस, स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। मतलब मटेरियल के ना होने की वजह से जो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, जो बेच नहीं पा रहे, तो कस्टमर को नहीं बेच पा रहे, तो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, यानी प्रॉफिट फॉरगॉन का मतलब क्या है, प्रॉफिट फॉरगॉन, प्रॉफिट लूज कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, रिजल्टिंग not being able to sell the goods, not being able to sell the goods, हम गुड्स नहीं बेच पा रहे, तो जो गुड्स नहीं बेच पा रहे उसमें प्रॉफिट का लॉस, अगर माल बेचते प्रॉफिट आता, प्रॉफिट नहीं आ रहा तो पैसे का ना आना भी जाना होता है, पैसे का ना आना भी जाना, हम माल बेचते पैसा आता, पैसा कमाते, अब वो नहीं कमा पा रहे, तो इसलिए वो कॉस्ट बन गई मेरी, राइट। कॉस्ट का मतलब पैसा, कॉस्ट का मतलब ये होता है ना कि पैसा जा रहा है, खर्चा, यहाँ वो उस सेंस में नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेंस में है कि मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, यानी मैं लाभ नहीं ले पा रहा, यानी प्रॉफिट लूज, मतलब पैसा नहीं आ रहा,
पैसे का ना आना भी जाना, वो स्टॉक आउट। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, कैसे अंदाजा लगाते हैं? तो हम ये अंदाजा लगाते हैं प्रोबेबिलिटी के बेस पर कि पिछले साल, पिछले पीरियड में 100 बार में कितनी बार ऐसा हुआ था कि हमारा मटेरियल बिलो रीऑर्डर लेवल इनसफिशिएंट था टू मीट द कंजम्पशन ड्यूरिंग द लीड टाइम। तो अगली बार भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, यानी प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम अंदाजा लगाते हैं कि सर कितनी बार स्टॉक आउट होने की संभावना है, ताकि उसको रोका जा सके। क्यों अंदाजा लगा रहे हैं? ताकि उसको रोका जा सके, राइट, ताकि उसको रोका जा सके। ये अंदाजा लगाते हैं एस्टिमेशन के बेस, स्टॉक आउट का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगी? कितने स्टॉक आउट यूनिट होंगे? स्टॉक आउट यूनिट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाई इनके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी हमारी? एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड स्टॉक। अब क्यों अंदाजा लगा रहे हैं? ताकि इसको हम बचाया जा सके। हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू रिड्यूस स्टॉक आउट बाय मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, हाउ टू reduce, eliminate stock out position। हम स्टॉक आउट सिचुएशन को कैसे कम या खत्म कर सकते हैं? ठीक है, जस्ट बाय मेंटेनिंग, जस्ट बाय मेंटेनिंग, हाँ जी, क्या, ध्यान से सुना, सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करके, सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करके हम स्टॉक आउट को खत्म कर सकते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक क्या होगा? इन एक्सेस ऑफ लीड टाइम कंजम्पशन। क्योंकि लीड टाइम कंजम्पशन भाई आर, मतलब आप समझो ना, स्टॉक आउट कब आता है? स्टॉक आउट कब आएगा, है ना? जब हमारा लीड टाइम कंजम्पशन, जब हमारे पास जो लीड टाइम की कंजम्पशन है वो हमारी ज्यादा हो जाएगी आरओएल से। एक्चुअल इतना, मतलब आरओएल का मतलब इतने पर हम दोबारा ऑर्डर दे दे और लीड टाइम कंजम्पशन उससे ज्यादा हो तो स्टॉक आउट हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या रखेंगे? सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होगा? इन एक्सेस ऑफ लीड टाइम कंजम्पशन, यानी जो लीड टाइम में कंज्यूम होगा उससे ज्यादा का सेफ्टी स्टॉक रख लो, है ना? यानी स्टॉक टू बी केप्ट in excess of lead time consumption। क्योंकि लीड टाइम कंजम्पशन तो आरओएल होता है ना, लीड टाइम कंजम्पशन ही तो आरओएल होता है। तो अगर उससे ज्यादा रख लोगे स्टॉक तो वो सेफ्टी स्टॉक कहलाएगा। दैट इज मोर देन आरओएल, यानी इन एक्सेस ऑफ आरओएल। अगर हम रीऑर्डर लेवल से ज्यादा क्वांटिटी स्टॉक में रखते हैं तो वो सेफ्टी स्टॉक कहलाता। तो फाइनली मेरा क्या बना? फाइनली मेरा क्या बना बेसिकली? हाँ जी, रीऑर्डर लेवल किसके बराबर बताया मैंने आपको? देखो ऊपर वाला फॉर्मूला, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड ये है। ये हमारा क्या, ये हमारा लीड टाइम कंजम्पशन के लिए कम पड़ जाता है। तो एक काम करो ना, इसमें आप ऐड कर दो क्या? सेफ्टी स्टॉक। तो फिर आप कभी भी स्टॉक आउट में नहीं आओगे, कभी भी आप स्टॉक आउट में नहीं आओगे। यानी इससे एक्सेस में अगर आप कोई स्टॉक रखते हो तो अवॉइड द स्टॉक आउट, तो वो कहलाता है सेफ्टी स्टॉक। यानी सेफ्टी स्टॉक इज ए कुशन, सेफ्टी स्टॉक आप कह सकते हो कुशन है टू मीट अनएक्सपेक्टेड डिमांड। तो आप ये भी कह सकते हो कि सेफ्टी स्टॉक क्या है? एक कुशन है,
एक मेथड है, क्वेश्चन समझते हो ना, एक मार्जिन सेफ्टी सर्वाइव, ठीक है, टू मीट अनएक्सपेक्टेड डिमांड को मीट करने के सेफ्टी स्टॉक में। समझ में आ गई बात? कब तक हमने क्या बताया, काफी समझे जरा। हमने ये बताया है कि रीऑर्डर का मेजर बनाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अगर रखेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे हम। कभी भी हमें स्टॉक आउट का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। स्टॉक आउट होता है कि जब स्टॉक में मटेरियल ना हो, ठीक है। बट या फिर कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भी मैक्सिमम पोजीशन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कम होते हैं, तो इसको दोनों को एवरेज पे ले आते हैं। तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, यानी लीड टाइम कंजम्पशन, इसको दूसरा भी कहते हैं लीड टाइम कंजम्पशन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लीड टाइम कंजम्पशन हम गोदाम में रखते हैं, लीड टाइम कंजम्पशन पर रीऑर्डर लेवल से। तो इन दोनों में हम फेल हो सकते हैं कि कई बार अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आ जाए तो सप्लायर भी मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड तक ही तो सप्लाई करेगा ना, उससे ज्यादा थोड़ा सप्लाई कर देगा। इसमें भी हम कई बार स्टॉक आउट की पोजीशन पर आ सकते हैं, ज्यादातर आदत है मिलती, क्योंकि ऐसे केसेस में सप्लायर ये कहेगा कि आपने एवरेज रीऑर्डर पीरियड के साथ रखा है, मैं तो मैक्सिमम तक तो दे दूंगा आपको सप्लाई, क्यों, मेरे पास थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक है, मेरी गाड़ी का पंचर हो गया, मेरे लेबर भाग गए, मेरे लेबर ने स्ट्राइक कर दी, मेरी मशीनें खराब हो गई, वट एवर द रीजन भी, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास मटेरियल कम पड़ जाता है, यानी स्टॉक आउट हो जाता है, तो उस वजह से कस्टमर लूज होता है। कस्टमर लूज होता है, प्रॉफिट का नुकसान होता है, उसको स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं। तो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी के बेस पर अंदाजा, राइट। तो इसको एलिमिनेट कम करने के लिए हम क्या रखते हैं, जितना हमें अंदाजा लगता है कि कम पड़ेगा स्टॉक, हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि पिछले पीरियड में मेहमान कितनी बार आए थे, है ना, कितने मेहमान आए थे, तो उसके हिसाब से हम स्टॉक आउट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, राइट। यानी इन एक्सेस ऑफ रीऑर्डर लेवल, यानी एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग एवरेज रीऑर्डर पीरियड से अलावा जो भी हम एक्सेस स्टॉक रखते हैं वो कहलाता है हमारा सेफ्टी स्टॉक, ठीक है, राइट। कितना रखें, हाउ मच सेफ्टी स्टॉक इज टू बी मेंटेन। नेक्स्ट है हाउ मच सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन, कितना सेफ्टी स्टॉक हम मेंटेन करें, राइट। ये हमारा सोचने का विषय है। तो ध्यान से देखो, जितना ज्यादा सेफ्टी, जिसमें फायदा वो कायदा होता है, जितना ज्यादा सेफ्टी स्टॉक रखोगे उतनी कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। सेफ्टी स्टॉक जितना ज्यादा होगा उतनी मेरी रखने की कॉस्ट बढ़ेगी, उतनी मेरी रखने की कॉस्ट बढ़ेगी। जितना ज्यादा मैं रखूंगा उतना ज्यादा रखने की कॉस्ट बढ़ेगी, पर उससे क्या होगा, स्टॉक आउट की कॉस्ट मेरी कम होती चली जाएगी, उसकी वजह से मेरी स्टॉक आउट की कॉस्ट कम होती चली जाएगी। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है, प्रॉफिट फॉरगॉन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जितना ज्यादा ये होगा उतना कस्टमर के वापस आने की संभावनाएं कम होंगी, स्टॉक आउट कॉस्ट मेरी क्या होगी, कम होगी। तो कितना रखें हम, ये कितना आइडियल रखें ताकि ये दोनों हमारी आइडियल हो जाएं, ये दोनों बराबर हो जाए, वो लेवल अब हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आइडियल सेफ्टी स्टॉक, आइडियल सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होगा, जहां पर वेयर, हाँ जी, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, एंड स्टॉक आउट कॉस्ट बिकम ऑप्टिमम, बिकम ऑप्टिमम, ठीक है। स्टॉक आउट क्या होंगे, स्टॉक आउट यूनिट, अच्छा एक मिनट, ये तो हो ही गया। कैरिंग कॉस्ट क्या होगी बताओ, कितने यूनिट स्टॉक में रखेंगे, कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, स्टॉक आउट यूनिट मल्टीप्लाई कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एन। पर यहां ध्यान रखना ये स्टॉक आउट यूनिट है, हाफ ऑफ स्टॉक आउट यूनिट नहीं होंगे जैसे एवरेज स्टॉक में कहा था। ये एक्चुअल में जितने स्टॉक आउट यूनिट होंगे रखेंगे हम, उनको रखने का खर्चा आएगा,
यहाँ पर हाफ नहीं करते हैं। चलिए ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बेस पर हम मिल गया। चलो देखो करें, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाओ जल्दी से। ये कहता है आईपीएल लिमिटेड यूज स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट में हम एक कास्टिंग यूज करते हैं, यानी ये हमारा इनपुट है, ये हमारा मटेरियल है। द कास्टिंग आर परचेज, ये कास्टिंग का मतलब इनपुट रॉ मटेरियल। हम जैसे फर्नीचर बना रहे हैं तो चेयर, मतलब चेयर बना रहे हैं तो लकड़ी, शर्ट बना रहे हैं तो कपड़ा, ऐसे हो गई। फ्रॉम ए फाउंड्री, हम फाउंड्री से खरीदते हैं। आईपीएल लिमिटेड परचेजेस 54,000 कास्टिंग पर ईयर, हम 54,000 कास्टिंग हर साल खरीदते हैं, 800 रुपए पर कास्टिंग के हिसाब से। तो ये हमारा क्या है, परचेज का रेट है। द कास्टिंग आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस 360 डेज इन ए ईयर, ठीक है। कंपनी एस्टिमेट करती है कि 9,000 रुपए की कॉस्ट है एक ऑर्डर को प्लेस करने की, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये परचेज कॉस्ट। 300 रुपीज टू कैरी वन कास्टिंग फॉर ए ईयर, तो ये कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये परचेज कॉस्ट हो गई, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, और ये कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हाई कैरिंग कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम द नीड टू कीप द कास्टिंग इन केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर। क्या होता है कि सर कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्योंकि हम उसको एक केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर में रख रहे थे। जैसे होता ना, आप समझो दुकान है, दुकान में हमने क्या रखा है सर, सर्फ रखा है, बिस्किट रखे हैं, कोलगेट रखा है, तो ये सामान तो रैक में रखे हैं, पर सर चॉकलेट, आइसक्रीम ये फ्रिज में रखा होगा, तो उसको रखने की कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्योंकि फ्रिज का बिल ज्यादा आ जाएगा। तो वही बात करें कि कास्टिंग जो है वो हाई टेम्परेचर कंट्रोल में रखा जाता है, तो इसलिए रखने की कॉस्ट ज्यादा आती है, इसलिए, ठीक है। डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री, इसलिए हमने जब हाई कैरिंग कॉस्ट आ रही है तो आरओएल के दो कॉन्सेप्ट हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो कई बार मतलब जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ये कहते हैं यार क्यों बना रहे हो इतना अननेसेसरी, रखने का खर्चा बहुत ज्यादा है भाई। तो सप्लायर एवरेज टाइम में सप्लाई कर देता है, हमारी मशीनें भी एवरेज कंज्यूम करती हैं, तो रीऑर्डर लेवल को क्यों ना हम एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड बना लें, ठीक है। तो ये सपोर्ट कर रहा है हमारे थॉट को। डिलीवरी फ्रॉम द इन्वेंट्री जनरली टेक्स 6 डेज, क्या कह रहा है यहां से कि फाउंड्री का मतलब सप्लायर, फाउंड्री का मतलब सप्लायर, वो जनरली सामान्य तौर पर यानी एवरेज 6 दिन लेता है। फाउंड्री का मतलब सप्लायर हो गया, जनरली का मतलब एवरेज, सामान्य तौर पर वो 6 दिन लेता है मुझे सप्लाई करने में, कॉमा, बट इट कैन टेक एज मच एज, बट वो ज्यादा से ज्यादा कितना लेगा, 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबुलेशन। वो कहता है कि अगर 6 दिन में सप्लाई कर देता हूं तो 75% चांस है परसेंटेज ऑफ अकरेंस, मतलब 100 में से 75 बार मैं 6 दिन में सप्लाई करता तो हूं, पीछे देख लो पिछले 100 दिन में, और 10 बार ऐसा हुआ था और ऐसा भी आगे होगा कि मैं 7 दिन में सप्लाई करूंगा, ठीक है। 5 बार ही ऐसा होगा, हुआ था कि 8 दिन में सप्लाई करूंगा। मैं 2 बार क्यों बोल रहा हूं हुआ था, होगा, प्रोबेबिलिटी, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर जो आगे का अनुमान लगाते हैं उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो पास्ट एक्चुअल होता है और फ्यूचर एस्टिमेशन होता है, ठीक है। तो 5 बार ऐसा हुआ था कि 9 दिन में सप्लाई करा था, 5 दिन ऐसा हुआ था 100 में से, टोटल 100 हो गए ना, कि मैंने 10 दिन में सप्लाई किया था, राइट। आगे भी ऐसा ही होगा। चलिए अब ध्यान से, कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, सिंपल है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलो फर्स्ट पहले यही कर लेते हैं फटाफट से जल्दी। सबसे पहले हमें निकालना है ईओक्यू। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या होगा, ये 2, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी एस, लिख देना। एंड ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी का मतलब कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 54,000 है, ए का मतलब ए, हाँ जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है जल्दी देखो, 800 रुपये नहीं, 9,000 रुपये, और कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट 300। चलिए फटाफट सॉल्व करके बता भाई कितना आ रहा है, 1 ना, क्या हो गया, सही कर,
ना 3 से कट गया 18 पर, 9 दूनी 18, तो 2 बार 18, तो 1 बार 18 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 के 3 0 2 0, 2 दिनों नीचे कट भी गई ना, ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार में 1800 यूनिट का ऑर्डर दोगे, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारी ऑप्टिमम रहेगी। चलो अब ध्यान से, ये कहता है एज्यूम करो द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक की बात आ रही है, आउट ऑफ स्टॉक की बात आ रही है, तो इसका मतलब जो रीऑर्डर लेवल है, अब ध्यान से समझो, इसका मतलब जो रीऑर्डर लेवल है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमने एवरेज कंजम्पशन पर निकाला होगा। वो भी ये कह रहा है डिलीवरी 6 दिन की है, तो हमने रीऑर्डर लेवल अभी कैसे निकाला होगा, जो हमें समझ आ रहा है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, यानी 6 दिन की कंजम्पशन का निकाला होगा भी, है ना। तो सप्लायर तो 7 दिन भी ले सकता है, 8 दिन भी, 9 दिन भी, 10 दिन भी। अब ध्यान से देखो, यहां से समझ आ रहा है कि हमने जो रीऑर्डर लेवल बनाया है वो एवरेज के हिसाब से बनाया, और एवरेज 6 दिन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर सप्लायर 6 दिन में सप्लाई कर देता है तो 75% हम सेफ हैं, क्योंकि 75% चांस तो है ही। हमारा रिस्क कितना है, 25%। 25% चांस है कि वो 6 दिन में सप्लाई ना करे। इसका मतलब अगर वो सप्लाई 6 दिन में कर देता है तो हम सेफ 75% है और रिस्क 25% का है। अच्छा, अगर सप्लायर 7 दिन में सप्लाई कर दे मान लो, ठीक है, तो हम इसके चांसेस कितने हैं, और 10% बढ़ जाएंगे। इसका मतलब 85% चांस बन जाएंगे कि सप्लायर 7 दिन में माल सप्लाई कर दे, है ना। इसका मतलब 85%, 85% हम सेफ हैं कि सप्लायर 7 दिन में सप्लाई कर देगा, राइट। यानी 15% हमारा रिस्क है। अच्छा, अगर 8 दिन में लेके चलें कि सप्लायर 8 दिन में सप्लाई करेगा, तो इसका मतलब 75 और 10, 85 और 5, 90% चांस है कि वो 8 दिन में सप्लाई कर देगा, यानी 90% हम सेफ हैं, 10% हमारा रिस्क है। ऐसे ही अगर वो 9 दिन में सप्लाई करे तो 95% सेफ है, 5% रिस्क है। अच्छा, अगर 10 दिन में सप्लाई करे तो इस बात के चांसेस तो 100% हो गए, 100% सेफ है। यानी उल्टा चले, 10 दिन में सप्लाई करे तो 100% सेफ है, कोई रिस्क नहीं है ना। और अगर वो 9 दिन में सप्लाई करे तो 95% सेफ है, 5% रिस्क है। दोबारा, अगर वो 10 दिन में सप्लाई करता है तो हम 100% सेफ हैं, क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी है, और रिस्क कितना है, 0। तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं, इसका मीनिंग। ठीक है, सेकंड क्या कहना चाह रहा है वो ध्यान से देखो। इफ सप्लायर, सप्लायर का मतलब फाउंड्री है, ठीक है। इफ सप्लायर सप्लाई, ठीक है, विद इन 10 डेज, अगर सप्लायर 10 दिन में सप्लाई कर दे, ठीक है, अगर सप्लायर 10 दिन में सप्लाई करे, ठीक है, तो इसके चांसेस 100% है। इसका मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है, यानी 100% आप सेफ हो। तो रिस्क कितना आपका, 0, राइट। अच्छा, अगर सप्लायर सप्लाई करे 9 दिन में, ठीक है, अगर सप्लायर सप्लाई करे कब, 9 दिन में सप्लाई करे, 9 दिन में सप्लाई करे, तो हम कितने सेफ हैं, 95% सेफ हैं। और रिस्क कितना है हमारा, 5%। देखो ना, अगर सप्लायर 9 दिन में सप्लाई करे, है ना, तो 95% आप सेफ हो। 75, 10, 5, 5, 95% सेफ है, केवल रिस्क 5% का तो रह गया। ऐसे ही अगर वो 8 दिन में सप्लाई करे, अगर वो 8 दिन में सप्लाई करे, है ना, तो कितने चांस हैं, 90% सेफ हैं हम, और रिस्क कितना है, 10%। तो अगर सप्लायर सप्लाई करे 7 दिन में, है ना,
तो हमारे कितने चांस हैं? 85% हम सेफ हैं, और रिस्क कितना है? 15%। यही तो आ रहा है। अगर 7 दिन में सप्लाई करे, 7 दिन में सप्लाई करे तो 85% हम सेफ हैं, 15% रिस्क है। और 6 दिन में सप्लाई करे, अगर वह 6 दिन में सप्लाई करे तो हम कितने सेफ हैं? 70 ही आ रहा है ना? नहीं, 75 है। तो 75% आप सेफ हो, और रिस्क कितना है? 25। ये समझ में आ गई स्टेटमेंट? अब क्वेश्चन पढ़ो जरा। वो कहता है ये मान के चलो कंपनी इज विलिंग, चाहती है 15% रिस्क, मतलब आउट ऑफ स्टॉक का 15% रिस्क लेने को तैयार है। तो कितना सेफ्टी स्टॉक रखें? हम 15% रिस्क लेने को तैयार हैं। बताओ जरा, कितना रिस्क लेने को तैयार हो आप? 15। ये रिस्क लेने को तैयार हो, है ना? इसका मतलब 85% आप सेफ्टी मार्जिन में रहना चाहते हो, मतलब 15% रिस्क वाले में रहना चाहते हो, 85% आप सेफ वाले में रहना चाहते हो। तो इसका मतलब सप्लायर कितने दिन में सप्लाई करे? 7 दिन में। तो 7 दिन का स्टॉक होना चाहिए ना आपके पास, है ना? तो इसका मतलब 7 दिन का स्टॉक होना चाहिए। और अभी कितना रख रहे हैं रीऑर्डर लेवल? 6 दिन का। अभी कितना रख रहे हैं? 6 दिन का। तो इसका मतलब 1 दिन का और रख लो एज ए सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, राइट? तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, ध्यान दे। इट अपीयर, ये कहीं लिखा नहीं है पर समझ आ रहा है। इट अपीयर्स दैट प्रेजेंट रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, हाँ जी, 6 days कंजम्पशन, क्योंकि सप्लायर जनरली 6 दिन में सप्लाई कर रहा है, यानी एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, 6 दिन की कंजम्पशन अभी हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, जनरली टेक 6 days। तो 54,000 हमारी कंजम्पशन है साल भर की, तो 1 दिन की कितनी हो जाएगी? 54,000 है ना साल भर की, देखो। तो 1 दिन की कितनी? 1 दिन की कितनी आ रही है? 150 कास्टिंग पर डे, 150 कास्टिंग पर डे। और 6 दिन की कितनी? तो अभी मैं इसका मतलब स्टॉक में 900 रख के चल रहा हूं, है ना? तो मेरा रिस्क कितना है? 25%। अभी मेरा सेफ साइड 75% है। अभी इस पर, इसका मतलब हम 75% सेफ हैं, 75% हम अभी सेफ हैं, और 25% क्या है? रिस्क में है, राइट? यही तो आ रहा है। पर अब वो चाहता है इसको 15% पर रखना। तो 15% पर रखना, इसका मतलब 7 दिन का स्टॉक होना चाहिए। 15% पर रखना चाह रहा है, इसका मतलब 85% सिक्योर, यानी 7 दिन का स्टॉक रखना चाह रहा है वो, है ना? 7 दिन का स्टॉक रखना चाह रहा है, अभी 6 दिन का, तो 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखेगा। ठीक है, तो इफ कंपनी विलिंग टू हैव 15% रिस्क बियरर, हम 15% रिस्क सहन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, देन इट मीन्स 85% टू बी सिक्योर। इसका मतलब हम 85% सिक्योर होना चाहते हैं, दैट इज विल हैव टू मेंटेन, विल हैव टू मेंटेन कितना? 7 days स्टॉक, है ना? यही तो आ रहा है, देखो 85% सेफ पर 7 दिन का स्टॉक रखें। ठीक है, तब हम इस कॉलम में आएंगे। ठीक है, दैट इज अभी 6 दिन का स्टॉक रख ही रहे हैं, नीड टू टेक, हाँ जी, 1 day स्टॉक
मोर, एक दिन का स्टॉक और रखना पड़ेगा। इसको क्या बोलोगे आप? सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक यही तो होता है, इन एक्सेस ऑफ लीड टाइम कंजम्पशन। ठीक है, तो इसका मतलब अब रीऑर्डर लेवल क्या होगा? तो सेफ्टी स्टॉक अब जुड़ जाएगा प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये कंजम्पशन है सी। तो सेफ्टी स्टॉक एक दिन का 150 कास्टिंग, और अभी कितना आ रहा था? 900 कास्टिंग। कितनी हो गई है? 1050 का। समझ आ गया? क्लियर है? अच्छा, सेकंड पार्ट पढ़ो जरा। चलिए एक साथ नोट कर लेना, सेकंड पार्ट पढ़ो। वो कहता है, मतलब थर्ड पार्ट, एज्यूम द कंपनी टू एज्यूम 5% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। अब मान के चलो कि कंपनी चाहती है कि 5% मैं रिस्क लूं, तो क्या सेफ्टी स्टॉक हो क्या रीऑर्डर पॉइंट हो, 5% का रिस्क लेना चाहती है। तो इसका मतलब 5% का रिस्क लेना चाहती है। अगर वो अच्छा ये पूछता मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो रख ले भैया 10 दिन का स्टॉक, है ना? ठीक है, रख ले भैया 10 दिन का स्टॉक। ठीक है, तो 5% रिस्क लेना चाहता है अब, यानी 95% सेफर रहना चाहता है। तो कितना स्टॉक रखेगा वो? टोटल 9 दिन का, प्रेजेंट में 6 दिन का है ही, तो 3 दिन का और रख लेगा। ओके, ये तो आएगा। हाँ जी, इफ कंपनी विलिंग टू मेंटेन, हाँ जी, 5% रिस्क, दैट इज 95% सेफर, 95% सेफर साइड, देन कंपनी विल हैव टू मेंटेन, बताओ, 5% रिस्क पर। ठीक है, 5% तो वो रिस्क लेने को तैयार है। इसका मतलब, हाँ जी, ये वाला पार्ट ये तैयार है, 95% सेफर, यानी 9 दिन का स्टॉक रखेगा। इसका मतलब वो 9 दिन का स्टॉक रखे। टोटल टोटल 9 डे स्टॉक, है ना? तो 6 दिन का तो भी रखा ही है उसने आरओएल में। आरओएल में कितना रखा है? 6 डेज का, है ना? इसमें सेफ्टी स्टॉक कितना रखे वो? इसका मतलब सेफ्टी में वो कितना रखे? 3 दिन का, राइट भाई? तो सेफ्टी स्टॉक 3 दिन का रखे। एक दिन की कंजम्पशन कितनी है? 150 है ना? देखना, चलिए तो अब दोबारा रीऑर्डर लेवल कितना हो जाएगा? रिवाइज्ड रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखे, कितना? 450, और अभी कितना है? 6 दिन का 900, कितना रखे? 1350 का, राइट भाई? तो अभी रखे वो 1350 का। ठीक है, चल अब आगे 1 मिनट। हाँ जी, एज्यूम 5% आउट ऑफ स्टॉक, व्हाट वुड बी द, 5% मान लेते हैं स्टॉक आउट रिस्क रखें, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग फॉर 1 ईयर। 5% के स्टॉक आउट रिस्क पर कितना ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट होगी? चलिए बताओ, क्या कह रहे हैं? 5% रिस्क बियरर है, रिस्क कितना बियरर है? 5%। तो इसका मतलब सेफर 95% है, इसका मतलब सेफर 95% है। तो कितने दिन का स्टॉक रखेंगे? 9 दिन का।
इसका मतलब हम स्टॉक रखेंगे कितने दिन का? 9 दिन का। यानी सेफ्टी स्टॉक कितना कर रहा है वो? 9 दिन वाला, अभी वाला। तो मांग क्या रहा है? पढ़ना। ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। तो बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी सबसे पहले? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ जी, नंबर ऑफ ऑर्डर तो उसी में तो है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितने मेरी? 54,000। ईओक्यू कितना आया था? 1800। ईओक्यू देखो ना, 1800 तो आया था। तो 54,000 कास्टिंग, 1800 1800 करके कितने ऑर्डर आ गए? 30 ऑर्डर आ गए ना। और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 9,000, सॉरी। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। कितने हो गए? 2,00,000। और कैरिंग कॉस्ट? हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज कितना है एक बार में? 1800 का। रखने की कॉस्ट? हाँ जी, नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ चलो। रखने की कॉस्ट कितनी है? 300 है ना। कितना? 2,70,000। अच्छा, प्लस सेफ्टी स्टॉक रखोगे भाई, इस लेवल पर सेफ्टी स्टॉक भी तो रखोगे आप 5% पर। कितना रखोगे सेफ्टी स्टॉक? 450 का। उसको रखने की कॉस्ट। 1,35,000 ये कॉस्ट आ गई टोटल। कितने आ गई? 6,75,000। क्लियर बात? अब क्या पूछ रहा है आगे? रेफर टू द ओरिजिनल डाटा। ये मान के चलते हैं कि प्रोसेस री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग का मतलब दोबारा आपने सारा प्रोसेस किया, दोबारा प्रोडक्ट को बनाना शुरू करा नए तरीके से। इट रिड्यूसेज इट्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर टू ओनली 600। यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 रुपए कर दी। ऑर्डरिंग कॉस्ट 600। पहले कितनी थी ऑर्डरिंग कॉस्ट? 800। नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी पहले? 9,000 से लेकर 600 रुपए तक ले आए। इसके अलावा द कंपनी एस्टिमेट व्हेन द वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी कॉस्ट बाय इन्वेंट्री आर कंसिडर्ड, ट्रू कॉस्ट ऑफ कैरिंग 720 रुपए। तो कैरिंग कॉस्ट 720 रुपए हो गई, और 600 रुपए क्या हो गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट। बताओ ईओक्यू क्या होगी? और हाउ फ्रीक्वेंटली द कंपनी प्लेसिंग ऑर्डर एज कंपेयर टू ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी। ठीक है, तो नया ईओक्यू निकाल लो अब। हाँ जी, न्यू ईओक्यू निकाल लो। बताओ न्यू ईओक्यू क्या होगा? 2, एनुअल रिक्वायरमेंट तो वही है 54,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी जरा बताना? ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 600 रुपए, और कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट 720 कर दी इसने। करो 300 कॉस्टिंग आ गई। यानी अब की बार आप 300 300 करके ऑर्डर दोगे, है ना। तो कह रहा है हाउ फ्रिक्वेंटली, कैसे कैसे ऑर्डर दोगे? तो प्रेजेंट सिचुएशन में और अब। तो प्रेजेंट में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होते थे? कितने आए थे देखना पहले? 30। और अब 54,000। 300 300 करके ऑर्डर दोगे, कितने? 180 ऑर्डर आ गए। पहले 30 ऑर्डर देते थे और अब 180 ऑर्डर दे रहे हो। नहीं भाई, तो अब 360 दिन है, तो 180 ऑर्डर के लिए 360 दिन। एक ऑर्डर कितने दिन बाद? हाउ फ्रीक्वेंटली का मतलब कितने? आप कहोगे 180, 180 ऑर्डर के लिए
360 दिन लगते हैं, तो एक ऑर्डर कितने दिनों बाद, यानी 2 डेज। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 360 है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ये आ गया हर 2 दिन के बाद एक ऑर्डर। और यहां पर 30 ऑर्डर के लिए 360 दिन, एक ऑर्डर के लिए कितने दिन, कितने हो गए? इसका मतलब पहले तो 12 दिन के बाद ऑर्डर देते थे और अब 2 दिन के बाद ऑर्डर दे रहे हो, राइट। चलो अब मैं शुरू से दिखा देता हूं एक बार।